हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बिहार बोर्ड कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 गति एवं समय का को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा अध्याय नंबर 4 है और इसका नाम क्या है? गति एवं समय। तो इस चैप्टर में हम लोग गति और समय के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप पिछले कक्षा में सरल रेखी या वर्तुल गति और आवर्ती गति के बारे में जान चुके हैं। तो आप लोग पिछले कक्षा में जो है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति के बारे में जान चुके हैं। आपको इन गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको इस गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप अपने साथियों के साथ चर्चा करके कुछ और उदाहरण तथा गति के प्रकार तालिका में लिखिए। अब आप लोगों से कहा गया है कि अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके कुछ और यहाँ पे गतियों का नाम लिख देना है, गति के प्रकार और जो है कौन सा गति के उदाहरण भी यहाँ पे लिख देना है, ऐसे तालिका बनाकर। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मध्य अथवा तीव्र गति। अब हम लोग मध्य अथवा तीव्र गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने सड़क पर चलते कुछ वाहनों को देखा होगा। आप लोग तो सड़क पर जो रोड है उस पर चलते कुछ कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक, बस, इस सभी चीज़ों को तो ट्रांसपोर्ट्स को चलते देखा ही होगा, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि। इन वस्तुओं को गति पर आपने ध्यान दिया होगा। इन वस्तुओं के गति पर आप लोग तो ध्यान तो जरूर दिए होंगे कभी ना कभी। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। कुछ ऐसे भी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो अदर ट्रांसपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। अपने यह भी अनुभव किया होगा कि एक ही वाहन विभिन्न समय में तीव्र अथवा मध्य गति से चलता है। आप लोग यह भी सुना होगा कि एक ही वाहन है लेकिन कभी वो तेजी से चलता है तो कभी वो धीमी गति से चलता है। चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया गया है। जब किसी दौड़ में भाग लेते हैं हम लोग भाग लेते हैं तो यह कैसे तय करते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है? फिर ये कैसे तय होता है कि कौन तेज दौड़ रहा है और कौन धीमे? अगर दौड़ में भाग लेने वाले सभी एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं और जो आखिरी बिंदु पर बनी लाइन को पहले पार कर जाता है तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह सबसे तेज दौड़ा। तो आप लोग देखेंगे अगर कोई दौड़ में भाग लेता है तो उसमें कहा जा रहा है कि आप कैसे बता सकते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है, कौन धीमी दौड़ रहा है। तो सबसे पहले जो लाइन को क्रॉस करेगा या फिर कोई भी बिंदु हो या फिर कोई भी रिबन लगाया गया हो, सबसे पहले उस रिबन को जो क्रॉस करेगा वही सबसे आगे, वही सबसे तेज दौड़ा, और जो सबसे पीछे रहेगा इसका मतलब वो कम तेज दौड़ा। दूसरा तरीका है कि एक ही समय अंतराल में जिसने अधिक दूरी तय की वह तेज दौड़ा। सबसे दूर तक पहुंचता है वह सबसे तेज धावक है। उसके बाद कहा जा रहा है एक और भी तरीका है जिससे वह जाना जा सकता है कि जो सबसे अधिक दूरी तय किया वही अधिक तेज दौड़ा, या फिर जो सबसे अधिक तेज दूरी तय किया वही एक सबसे ज़्यादा वही जो है वो क्या होगा, विजय होगा, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की। इससे पता चल जाता है कि वो धावक जो है वो तेज दौड़ा।
तो यह पता करने के कई तरीके हैं। तो यह सभी बात पता करने के हमारे पास कई तरीके हैं कि कौन तेज दौड़ा है और कौन धीमे। इन अध्याय में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। तो हम लोग इस अध्याय में इन्हीं सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। कौन तेज दौड़ा, कौन धीमे दौड़ा, इसी प्रकार के बारे में, इसी पर रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है समय की माप। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं समय को कैसे मापा जाता है। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि समय का ज्ञान हमें किस युक्त से होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि समय का ज्ञान हमें किस यंत्र से होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज समय की माप किस प्रकार करते थे? क्या आप लोग कभी सोचा है कि आपके जो पूर्वज हमारे दादा परदादा थे, उस समय तो घड़ी बनी नहीं थी, तो वो लोग कैसे समय का अनुमान लगाते थे? हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। हमारे पूर्वज जो थे क्या करते थे, आज के सूर्य उदय से कल के सूर्य उदय तक के दिन को क्या कहते थे? एक दिन कहते थे। उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में करते थे। और उसी के तरह एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के तक का जो क्या करते थे, समय को किस चीज़ में मापते थे? तो वो समय को माह में मापते थे। इसके बाद देखिए, तथा वर्ष के माप के लिए जिसने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, उसका आकलन करते थे। उसके बाद देखिए, और वर्ष का पता लगाना होता था तो वो क्या करते थे, जितना समय पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती थी, उसी से आकलन लगाकर वो क्या एक वर्ष का पता लगाते थे। इसके बाद देखिए, एक प्रकार दिन माह एवं वर्ष का माप तो किया गया, परंतु हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती थी। उसके बाद देखिए, एक इस प्रकार तो दिन माह और वर्ष की माप कर लिया जाता था, परंतु हमें एक समय ऐसा आया था कि हम लोगों को कि छोटे समयों का भी अंतरालिक माप को मापने की आवश्यकता पड़ती थी। क्या आप बताएंगे कि हमें घड़ी से क्या पता लगता है? क्या आप लोग बताएंगे कि हमें घड़ी से क्या पता लगता है? घड़ी की कार्यविधि को समझने के लिए घड़ी का अवलोकन कीजिए। घड़ी का जो है कार्यविधि आप लोग समझने के लिए आपको क्या करना है? घड़ी को अवलोकन करना, मतलब घड़ी को ध्यान से देखना है, उसका कार्य क्या है, उसमें क्या क्या कार्य हो रही है। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है। देखिए, यहाँ पे 3 सुइयाँ दिए गए हैं, इधर यहाँ पे भी 3 सुइयाँ होंगी, यहाँ पे। चलिए, एक सुई मोटा तथा छोटा होता है। एक सुई जो है वो क्या होता है, मोटा तथा क्या होता है, छोटा होता है, जो घंटा बताती है, जो क्या करता है, घंटा को बताती है। दूसरी थोड़ी लंबी पतली होती है। दूसरी घड़ी जो क्या होता है, दूसरी जो उसका सुई होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटा और थोड़ा लंबा होता है, जो मिनट बताती है। तीसरी सबसे लंबी एवं पतली सुई होती है। तीसरी सुई जो क्या होती है, सबसे पतली और लंबी होती है, जो तेजी से घूमती नजर आएगी। यह सुई सेकंड बताती है। ये सभी सुई एक निश्चित अंतराल में अपने पथ को, यह जितने भी सुई है क्या करते हैं, एक निश्चित अंतराल में अपने पथ को क्या करते हैं, पूरा करती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होता है। जो घड़ी है उनका कार्यविधि क्या होता है, काफ़ी जटिल होता है, परंतु घड़ी में आवर्ती गति के उपयोग से ही समय मापन प्रारंभ हुआ। और देखिए, घड़ी में क्या हुआ, आवर्ती गति के उपयोग से ही क्या हुआ, समय का मापन शुरू हुआ। क्योंकि आवर्ती गति देखिएगा, आप लोग देखते होंगे कि बार बार जो घड़ी है गोल तो घूमता है, लेकिन बार बार उसी समय आकर गोल घूमते रहता है, तो इससे पता चलता है। इसके बाद देखिए, आवर्ती गति का एक चर
परिचित उदाहरण सरल लोलक है। देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे बताया गया है आवर्ती गति का एक चिर परिचरण क्या है, परिचित उदाहरण क्या है, सो एक सरल लोलक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं। क्रियाकलाप एक, सरल लोलक बनाने के लिए लगभग 1 मीटर लंबे धागे या डोरी के एक छोर पर एक पत्थर से या धातु के गोलकार टुकड़े को बांध दीजिए। पहले हमें सरल लोलक बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 मीटर लंबी धागे या फिर लंबी डोरी का हमें इस्तेमाल करना होगा। फिर उसमें एक पत्थर या फिर गोल साइज का पत्थर या फिर कोई भी धातु को गोल जो है उसे बांध देना है। दूसरे छोर के किसी स्टैंड या दरवाजे के चौखट में लगे कील या कूड़े में लटका दीजिए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, दूसरे छोर को इसी प्रकार से घर के किसी दरवाजे के चौखट या फिर झरके के चौखट में लटका देना है। डोरी में लटके लोलक के नीचे फर्श पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। डोरी के नीचे एक क्या करना है, फर्श पे जस्ट नीचे एक फर्श पे चिन्ह को हमें क्या करना है, चिन्ह को हमें बता देना है कि हमारा लोलक इतना पे था, सरल लोलक हमारा इतना पे था। चित्र 4.2 में लोलक मध्य स्थिति 0 पर है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को एक तरफ खींचकर छोड़ दे लोलक गति करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चित्र 4.2 में हमें बताया जा रहा है कि जो लोलक है वो क्या है, इसका ओ जो है वो क्या है, ये समान रूप से अभी स्थित है। उसके बाद क्या करना है, बताया जा रहा है कि इसे लोलक को गति में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार खींच कर इसे छोड़ना होगा। लोलक गति करने लगेगा। लोलक जो है वो क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। लोलक स्थिति 0 से दाईं तरफ बी तक जाता है, पुनः वह 0 की तरह गति करते हुए अधिकतम ए तक जाता है। लोलक क्या करता होगा, देखिएगा कि वो 0 से बी तक जाता है, फिर 0 पर आकर फिर ए तक जाता है। इसके बाद देखिए, तब लोलक मध्य स्थिति 0 में हो तो अपनी घड़ी में समय देखकर नोट कीजिए। लोलक 0 से ए तक एक की तरफ गति करते हैं। ए पर पहुंचने पर वह पूरा 0 की तरफ गति करते हुए 0 तक पहुंचता है। उसके बाद आपको बताना होगा कि जो आप एक घड़ी लीजिए, घड़ी में समय को क्या करना है, आपको क्या करना है, नोट करना है। लोलक 0 से ए तक की तरफ गति करता है। एक पर पहुंचने पर वह पुनः 0 की तरफ गति करते हुए बी तक पहुंचता है। इसी प्रकार से जो लोलक है वो क्या करता है, 0 से ए, फिर ए से 0, 0 से फिर बी तक पहुंचता रहता है। चलिए आगे देखिए, लोलक द्वारा ए से बी तक जाना एवं पुनः ए पर एक पुनः दोलन कहलाता है। चलिए आगे देखिए, लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करते में जितना समय लगता है उस लोलक का आवर्तकाल होता है। लोलक द्वारा मतलब एक लोलक को क्या करना होता है, उसे जो जितना समय लगता है, लोलक के द्वारा जो दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कर जाता है, उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। फिर देखिए, आवर्तकाल की माप के लिए घड़ी के समय को लोलक के एक पर नोट कर ले तथा पुनः ए पर लौटने के एक दोलन गिन ले। क्रमशः
गिनते हुए 20 दोलन पूरा करने पर घड़ी में समय नोट करें। इस मापन क्रिया को 5 बार दोहराए तथा औसत दोलन काल निकाले। अपने परीक्षण को तालिका 4.2 में अंकित कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए 5 बार आपको परीक्षण करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके जो भी आप लोलक की गति को यहाँ पे कर रहे हैं उसका यहाँ पे आवर्तकाल को क्या करना है, आपको नोट करना है। दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे को पढ़ाएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।